नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। इंडोनेशिया और भारत के बीच में अब ब्रह्मोस डील हो सकती है और ये डील कभी भी हो सकती है। अगर ये डील होती है तो फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया दूसरा ब्रह्मोस मिसाइल का ग्राहक होगा और दक्षिण पूर्व एशिया में चाइना के एक और दुश्मन के पास ये घातक मिसाइल आ जाएगी। इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल को इसीलिए भी खरीदना चाहता है क्योंकि दक्षिणी चीन सागर में चाइना का जिस तरीके से कई देशों के साथ विवाद है, उसी को देखते हुए इंडोनेशिया इस डील को पक्का करना चाह रहा है। हालांकि इस सौदे को अब अंतिम रूप तभी दिया जाएगा जब इंडोनेशिया के चुनाव पूरे हो जाते हैं और इस ब्रह्मोस डील हो जाने के बाद ये भारत इंडोनेशिया रणनीतिक संबंधों के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय स्टार्टअप ने एक पूरा स्वदेशी रूप से, यानी कि पूरा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें कोई भी आयातित पार्ट नहीं लगाया गया है। इस कंपनी ने एक रोबोट डॉग तैयार किया है मिलिट्री यूज के लिए, जिसका नाम ब्लैक पैंथर रखा गया है। एडिस डिफेंस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने मिलिट्री टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए रोबोट डॉग को तैयार किया है, जो कि निगरानी और युद्ध अभियान दोनों तरीके के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी का दावा है कि ब्लैक पैंथर प्रोटोटाइप अभी परीक्षण के दौर में चल रहा है। इसमें कई सारी विशेषताएं। ये जो डॉग है वो उबड़ खाबड़ रास्तों पर चल सकता है। इसके अलावा ये अलग अलग टेरेंस को भी पार कर सकता है, यानी कि पहाड़ों पर भी आसानी से ऑपरेट हो सकता है। इसमें कैमरे और सेंसर्स लगाए गए हैं। ब्लैक पैंथर निगरानी कार्यों में काफी सहायता प्रदान करेगा। इसके अलावा इसमें छोटे हथियारों को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिससे कि ये सैनिकों के जोखिम को कम करते हुए दुश्मनों के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम होगा। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि ब्लैक पैंथर पूरी तरीके से घरेलू रूप से विकसित किया गया है। इसमें कोई भी आयातित एक्चुएटर्स नहीं है और ब्लैक पैंथर की विशेषताएं विदेशी पेशकशों के बराबर होंगी। ये दूर से ही हमला कर सकता है और बेहतर निगरानी कर सकता है। साथ ही ये एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन भी होगा। कंपनी ने यह भी बताया कि ब्लैक पैंथर के अभी परीक्षण चल रहे हैं और इसके एप्लीकेशंस का भी टेस्ट किया जा रहा है। ये तो तय समय बताएगा, लेकिन दोस्तों भारतीय सेना इस तरीके के जो रोबोटिक म्यूल्स हैं उन्हें खरीदने का इरादा रखती है और इससे पहले दोस्तों एरो आर्क का जो रोबोटिक म्यूल है उसके परीक्षण भी चल रहे हैं। उसके करीबन 100 यूनिटों का ऑर्डर भी भारतीय सेना ने दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना अब 20 और सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के मॉडिफिकेशन में तेजी लाने की योजना बना रही है, ताकि इन्हें भी ब्रह्मोस ए एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल यानी कि ALCM से लैस किया जा सके। ब्रह्मोस ए ALCM जो दुनिया में हवा से सतह पर मार करने वाली सबसे घातक प्रणालियों में से एक है और इसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर है और स्पीड मैक 3 है और इसकी जो सटीक प्रहार क्षमता और स्पीड है वो भारतीय वायुसेना के शस्त्रागार में इसे एक दुर्जय संपत्ति बनाता है। HAL को ब्रह्मोस ए ALCM को समायोजित करने के लिए सुखोई 30 MKI के फ्यूजलाज को सख्त करने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। विमान की संरचना को मजबूत करके और विशेष माउंटिंग सिस्टम को इंटीग्रेट करके HAL ये सुनिश्चित करता है कि सुखोई 30 MKI अपने सेंट्रल लाइन हार्ड पॉइंट से 2.5 टन की ब्रह्मोस ए मिसाइल को प्रभावी ढंग से ले जा सकता है और तैनात कर सकता है। ब्रह्मोस ए ALCM ले जाने के लिए पहले ही 40 सुखोई 30 MKI इंटीग्रेट हो चुके हैं। ये भारतीय वायुसेना की आक्रामक और रक्षात्मक यानी कि ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों भूमिकाओं में अपनी स्ट्राइक क्षमताओं और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को महत्वपूर्ण रूप से विस्तार करने के लिए तैयार है। सुखोई 30 MKI फ्लीट के रूपांतरण और अतिरिक्त ब्रह्मोस ए मिसाइलों की खरीद के लिए ब्रह्मोस ए ALCM का इंटीग्रेशन न केवल सुखोई 30 MKI की घातकता को बढ़ाता है बल्कि भारत की डिफेंस पोस्चर को भी मजबूत करता है, जिससे कि दुश्मनों को एक मजबूत संदेश दिया जा सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि F414 इंजन की डील, जिसके तहत भारत में स्थानीय स्तर पर इनको तैयार किया जाएगा और इनका इस्तेमाल तेजस मार्क 2 और AMCA पर किया जाएगा। ये जो डील है वो जून 2024 से पहले साइन हो जाएगी और इंजन की पहले बैच की डिलीवरी 2027 में होगी और ये डील करीबन $1 बिलियन के आसपास की होगी, जिसमें कि 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को किया जाएगा। साथ ही साथ हॉट एंड कोटिंग, क्रिस्टल ब्लेड और लेजर ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी F414 इंजन की भी भारत को दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने आज धड़ाधड़ बड़े फैसले लिए। अभी हाल ही में आप सब जानते हैं कि 19,000 करोड़ रुपए में ब्रह्मोस ER वेरिएंट का ऑर्डर भारतीय नौसेना के लिए दिया गया है। इसके बाद अब CCS ने 7,000 करोड़ रुपए की लागत से सुदर्शन क्लोज इन वेपन सिस्टम को अप्रूव किया है भारतीय वायुसेना के लिए, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है और इसे प्राइवेट सेक्टर की कंपनी लार्सन एंड टूब्रो के द्वारा बनाया गया है। इसका फायरिंग रेट 300 राउंड पर मिनट का है
साथ ही इसमें 3D आईएसआर रडार, वो भी 360 सर्विलांस कवरेज के साथ है, जो कि ड्रोन और लो होवरिंग हेलीकॉप्टर से उन्हें 3.5 किलोमीटर की दूरी पर मार गिरा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने दोस्तों 6000 करोड़ रुपए की डील को फाइनल किया है 12 नए हाई पावर रडार के लिए, जिन्हें कि लार्सन एंड टूब्रे के द्वारा बनाया गया है इंडियन एयरफोर्स के लिए। ये रडार ईजस की तरह ही होंगे और हर रडार के 2000 ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स होंगे और ये J10C साइज के जो टारगेट है उन्हें डिटेक्ट कर सकता है 450 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि चाइना या पाकिस्तान इनके J10 की अब खैर नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 5300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया है, जिसके तहत नए एडवांस RD-33M के इंजन का प्रोडक्शन होगा MiG-29 UPG फाइटर जेट के लिए, वो भी इंडियन एयरफोर्स के, जिसमें कि HAL रशिया की कंपनी के साथ मिलकर RD-33M के वेरिएंट को तैयार करेगा। इसमें 7% ज़्यादा थ्रस्ट होगा, साथ ही इसकी सर्विस लाइफ 4000 घंटों की होगी और ये स्मोकलेस इंजन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। स्वीडिश फर्म सैप ने कहा है कि ग्रिपेन ए भारत के MRF फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और ये भारतीय वायुसेना की सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। सैप की तरफ से कहा गया है कि इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी और इसकी कीमत भी काफ़ी कम होगी। और यही नहीं, सैप ने भारत को इसे मेक इन इंडिया पैकेज के साथ ऑफर किया है, जिसमें कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी वो पूरी तरीके से देना चाहता है। हम सैप के ऑफर का स्वागत जरूर करते हैं दोस्तों, लेकिन हम सैप की ये बात नहीं बोल सकते कि उसने पाकिस्तान को अवाक्स एयरक्राफ्ट की सप्लाई की है। तो ऐसे में सैप का ऑफर फिलहाल उन्हीं के लिए अच्छा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हाल ही में दोस्तों पुणे में डिफेंस शो के दौरान समर 2 को प्रदर्शित किया गया। आपको बता दें कि भारत में निर्मित समर 2 और आकाश सतह से हवा में मार करने वाली हथियार प्रणालियों को पुणे में आयोजित होने वाले महाराष्ट्र MSME डिफेंस एक्सपो में प्रदर्शित किया गया। समर 2 सिस्टम, जो कि R-27 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल करता है, ये अपने पिछले संस्करण समर 1 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की तुलना में विस्तारित दूरी पर लक्ष्य को रोकती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना के लिए DRDO के द्वारा विकसित 307 AT-ATGS हॉविजर का पहला ऑर्डर मार्च 2024 से पहले दिया जाएगा। इसके बाद भारतीय सेना के लिए 15 टन से कम वजन की 400 टोट गन प्रणालियों के ऑर्डर पर अगले वित्त वर्ष में चर्चा की जाएगी, जिसमें कि दोस्तों AT-AGS बाहर हो सकती है और धनुष और भारत 52 यहाँ पर 2 मजबूत दावेदार होंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। DRDO के साइंटिस्ट ने बताया कि DRDO के द्वारा बनाए गए माउंटेड गन सिस्टम, जो कि एक स्वदेशी रूप से विकसित आर्टिलरी गन सिस्टम है। इस गन का मुख्य लाभ यह है कि ये अत्यधिक मोबाइल है, ये किसी भी खाई को पार कर सकती है और ये सीढ़ी चढ़ते हुए ढाल में जा सकती है। दूसरा फायदा उन्होंने इसका ये बताया कि इसमें शूट और स्कूट क्षमता है, यानी कि इसे 80 सेकंड के अंदर तेजी से तैनात किया जा सकता है। इस माउंटेड गन सिस्टम के साथ कई महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी विकसित की गई है, यानी कि इसकी हाईएस्ट रेंज है और अन्य टेक्नोलॉजी इसमें शामिल है। इसके अलावा इसका ब्लास्ट प्रूफ कैबिन है, जिसे पहली बार विकसित किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि फील्ड आर्टिलरी योजना के अनुसार भारतीय सेना को अन्य हॉविजर के साथ अलग अलग कैलिबर के 814 माउंटेड गन सिस्टम्स की आवश्यकता है। वर्तमान में हमारे पास 30 टन DRDO कल्याणी BML माउंटेड गन सिस्टम और कल्याणी 155 mm39 कैलिबर माउंटेड गन सिस्टम, जो कि 18 टन के हैं, वो मौजूद है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आदित्य L1 मिशन को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बता दें कि इसका PAPA पेलोड चालू हो चुका है और ये अपनी नॉर्मल परफॉर्मिंग कर रहा है। इसने 10 से 11 फरवरी 2024 के दौरान कोरोनल मास इंजेक्शन के सौर पवन प्रभाव का पता लगाया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सुपरसोनिक परमाणु बॉम्बर Tu-160M में उड़ान भरकर दुनिया को एक बड़ा मैसेज दिया है। खासकर कि ये मैसेज पश्चिमी देशों के लिए है, जहां एक तरफ रशिया के हथियार कम होते जा रहे हैं, ऐसे में पुतिन के द्वारा अपने घातक परमाणु बॉम्बर में उड़ान भरना ये कहीं ना कहीं रशिया की परमाणु क्षमता की ओर इशारा करता है। नाटो का कोड नेम इस बॉम्बर के लिए ब्लैक जेट है और ये सोवियत जमाने का है, लेकिन इसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन किए गए हैं। रशिया का बॉम्बर लंबी दूरी तक परमाणु हमला करने वाली मिसाइलों से भी इंटीग्रेटेड है। ऐसे में दोस्तों भारत की अगर बात की जाए, जो कि दुनिया की 34 सबसे बड़ी वायुसेना है, भारत के पास एक भी रणनीतिक यानी कि स्ट्रैटेजिक बॉम्बर नहीं है। इससे पहले भारतीय वायुसेना के जो पूर्व एयर मार्शल थे, उन्होंने कहा था कि चाइना के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए भारत रशिया से इन बॉम्बर्स को खरीद सकता है। हालांकि पुतिन का ये संदेश भले ही नाटो को संदेश देना था, लेकिन इसका परिचय कहीं ना कहीं भारत को भी
देना हो सकता है, ताकि भारत कम से कम इस पर विचार तो करे खरीदने को लेकर। 30 मिनट तक व्लादिमीर पुतिन ने इस विमान में उड़ान भरी। साथ ही उन्होंने इसकी सुरक्षा और इसकी परफॉर्मेंस की भी प्रशंसा की है। और यह दुनिया में सबसे तेज और सबसे भारी पेलोड ले जाने वाला स्ट्रैटेजिक बॉम्बर माना जाता है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस तरीके का स्ट्रैटेजिक बॉम्बर खरीदना चाहिए रशिया से या नहीं? बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। डेनमार्क और यूक्रेन ने आज एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। दस्तावेजों के अनुसार 2024 में कम से कम 1.8 बिलियन यूरो और 2028 तक 8.5 और 2028 तक 8.5 बिलियन यूरो की डेनिश सैन्य सहायता को सुनिश्चित करता है। डेनमार्क यूक्रेन के लिए विमान प्रशिक्षण और सेवा प्रदान करके F-16 फाइटर जेट्स का भी समर्थन करेगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर को गिरफ्तार किया है जो कि फर्जी था। इस आरोपी ने फर्जी पहचान पत्र दिखाकर पालम वायुसेना स्टेशन में एंटर करने की कोशिश की थी। इसका नाम विनायक चड्डा है, जिसे भारतीय वायुसेना के कर्मियों ने 21 फरवरी को पकड़ लिया था, जब वो एक सुरक्षा घेरे को पार करते हुए दूसरे सुरक्षा घेरे में पहुंच गया था। अब इस आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है। कहा जा रहा है कि वो एयरफोर्स डेंटल अस्पताल में इलाज कराना चाहता था, इसलिए फर्जी पहचान पत्र का इस्तेमाल करके वो यहाँ पर घुसा। अब इस आरोपी के खिलाफ 420, 467, 468, 471 और 170 के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आप सब जानते हैं 1971 की जंग में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से पटकनी दी थी और इस दौरान पाकिस्तान की पनडुब्बी आईएनएस गाजी को भी डुबा दिया गया था। लेकिन अब इस पनडुब्बी के कुछ अवशेष मिले हैं जो कि पाकिस्तान की दुखती राख पर और नमक छिड़क रहे हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के डीप सबमर्ज रेस्क्यू व्हीकल यानी कि DSRV ने पीएनएस गाजी के अवशेषों को ढूंढा है और मिलन 2024 नौसैनिक अभ्यास के दौरान इस DSRV को उतारा गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना की मछुआरे आखिरकार भारतीय तट पर क्या कर रहे हैं? कहाँ रह गया चाइना और कहाँ रह गया भारत? और ये जो मछुआरे हैं चीन के, वो यहाँ तक कैसे पहुंचे? अब इसके ऊपर एक बड़ी बहस भी छिड़ गई है और ये जांच का विषय भी हो गया। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि चीनी मछली पकड़ने वाली जो नौकाएं हैं वो घुसपैठ कर रही हैं। इस दौरान वो भारतीय जल क्षेत्र में अरब सागर से गुजरते हुए दिख रही हैं। स्थानीय मछुआरों ने इनका वीडियो बनाया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये चाइना की नावें हैं और वीडियो में चीनी जहाज पर सवार लोगों को भी देखा जा सकता है। ये वीडियो रात के समय शूट किया गया है क्योंकि भारतीय क्षेत्र में मछली पकड़ने में लिप्त चीनी जहाजों की रोशनी को दिखाता है और वीडियो में 11 ऐसे जहाज दिख रहे हैं जिनमें LED रोशनी है और वो अरब सागर में मछली पकड़ रहे हैं। आपको बता दें कि मछली पकड़ने में LED लाइट का उपयोग 2017 से ही भारत सरकार ने बंद कर रखा है। चीनी जहाजों की ये घुसपैठ भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना के लिए एक जांच का विषय बन गया है। हालांकि नौसेना ने जांच शुरू कर दी है। हम जासूस जहाज के बारे में तो खूब कहते हैं, लेकिन ये जो मछली पकड़ने वाले जहाज है ये आखिर कैसे भारतीय जल सीमा में प्रवेश कर रहे हैं? फिलहाल आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।